बहुत ही दिमाग बनता है। बच्चों की देखभाल, कईयों के दिल में ये आया होगा, हाँ ये तो बहुत बढ़िया टॉपिक है। और बच्चों की देखभाल, तो कौन से बच्चों की देखभाल, कितने उम्र के बच्चों की देखभाल, कब से बच्चों की देखभाल और कहाँ तक बच्चों की देखभाल। ये कोई छोटी चीज नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे समाज के, हमारे घर के धरोहर हैं। बच्चों के ऊपर ही भविष्य निर्भर होता है और उनकी देखभाल या उनकी रखरखाव, उनको जन्म देने वाले माता पिता का बहुत योगदान होता है। समाज का और दूसरे लोगों का योगदान तो वाकई बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले तो माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो उनके आसपास रहने वाले उस परिवार में लोग होते हैं, उनका भी। तो बच्चों की देखभाल की शुरुआत शुरू से ही करनी है हमें। ये नहीं कि 2 साल के बच्चे की है कि 5 साल की। मेरा बच्चा तो 5 साल का है ना, तो मैं बैठ जाऊं सुन लूं 5 साल के, लेकिन 5 साल का वो हुआ है, उसके पहले तो वो जीरो था ना। तो जीरो से देखभाल शुरू की जाती है। तो जिनके अभी हो चुके हैं वो पिछले अपने झांक कर देखेंगे, और जिनके होने वाले हैं वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। और जिनके जो भी है, मतलब सबके लिए ये है ना, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। आज के समय में इसकी बहुत क्राइसिस है। जो माताएं जन्म दे रही हैं, वो पिछले माताएं इतने ज्यादा बच्चों को जन्म देती थी, फिर भी वो बच्चे होनहार भी निकलते थे। होनहार तो अब भी निकल रहे हैं, किस रूप में? शारीरिक रूप में नहीं। यहां तक कि धरती पर बच्चा आया नहीं और ट्रीटमेंट उसकी शुरू हो गई। बताओ, जो चीज बिल्कुल नैसर्गिक है। आज के इसी समय में हम ये देखते हैं कि दुनिया भर में इतने जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, किसी को भी ऐसा नहीं हो रहा है कि वो पैदा होते ही उनके बच्चे अस्पताल में चले जाएं, आईसीयू में चले जाएं। ये क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो इसके पीछे हमें मुड़कर देखना है, झांकना है, और कम से कम आने वाली संतति को तो हमें बचाना ही होगा। तो उसी से संबंधित आज कुछ टॉपिक निकल कर आया है और वो हम आप लोगों के साथ अभी शेयर करते हैं। तो जैसा मेरी बुद्धि में आया और जैसा हम देख रहे हैं और जैसा लोग मेरे पास आ रहे हैं, तो उस हिसाब से ये तैयारी हुई है, जो लोगों के लिए बहुत ही आई ओपनर होगी। तो आप सब लोग भी इसको समझें। बच्चों की उचित देखभाल कब से? शिशु जन्म के पूर्व, वहां से बच्चों की देखभाल एक्चुअली शुरू होती है। तो शिशु के स्वास्थ्य की नींव उसके संसार में आने के बहुत पहले ही पड़ जाती है। माता पिता के स्वास्थ्य और भावनाओं का संतान के स्वास्थ्य पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हाँ, ये तो पता है। बर्तन बनाने के लिए कुम्हार अच्छी से अच्छी मिट्टी का प्रयोग करता है, क्योंकि वो जानता है जब तक उसके पास उच्च कोटि की उपयुक्त मिट्टी नहीं होगी, तब तक चाहे वो जितना भी परिश्रम कर ले, है ना, वह बढ़िया किस्म के बर्तन बनाने में सफल नहीं हो सकता है। तो माता पिता भी उक्त कुम्हार के ही समान है। जैसे वो कुम्हार है, वैसे हम भी कुम्हार के ही समान हैं। उनका आचरण ही शिशु के स्वास्थ्य की नींव है। अब पछताए होत क्या? तो नींव से हमें शुरू करना। अगर नींव मजबूत है, बीज मजबूत है, तो वृक्ष तो होगा ही बहुत बढ़िया वाला। लेकिन हम कहां पर बाहर का देख देख के केवल जैसे लाक्षणिक उपाय कर रहे हैं, उसी तरीके से बच्चे को सिर्फ जन्म देना एक कर्तव्य हो गया है। उसके बाद ऊपर की चीजों पर हमारा दिमाग बहुत है। ये वाले इंजेक्शन लगवाने, ये टीके लगवाने, ये करने, वो करने, वो तो बाहर की चीज है। अंदर से जो बीज कैसा है, मजबूती कैसी है। इसीलिए जो भी हमारे पास अभी नए कपल आते हैं, उनको हम कहते हैं, अगर आपने अभी बच्चा करना, थोड़ा रुक जाओ, पहले अपनी नींव को मजबूत करो, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाओ, खून को, अपने अंदर के नर्व को, इनको जरा मजबूत करो। और ये केवल माता का ही कर्तव्य नहीं है, क्योंकि जो बच्चा संसार में आता है वो माता और पिता दोनों के संयोग का प्रतिफल है ना। तो माता के रहन सहन के ढंग भी प्रसव काल में शिशु के स्वास्थ्य पर उसका जो है गहरा असर डालता है। गर्भाकालीन कष्टों से भय, पहली बात यह आती है कि जब जैसी गर्भ धारण करती है माँ, तो उसको एक बात की बात याद करके कष्ट का जो भय क्रिएट होता है, तो भय का और संतान की निम्न कोटि के स्वास्थ्य का मूल कारण है। माता बनने वाली स्त्रियों का दोषपूर्ण जो भय आता है, उसका जो मेन कारण है वो पकड़ना है। दोषपूर्ण आहार, रहन सहन का गलत ढंग और अनुपयुक्त
मानसिक स्थिति, ये तीनों चीजें ही होती हैं। ये तीनों चीजें ही, जैसी एक स्त्री यंग अवस्था में जब आती है, गर्भ को भी धारण करती है, तीनों चीजें उसके ऊपर हावी होती हैं और इन्हीं का परिणाम होता है कि बच्चे को जन्म देते ही वो कष्ट में आ जाती है और बाद में भी आती है। स्वभाव भी बच्चे का बनता है इन सब बातों से और फिर बाद में वो सुख पा नहीं पाती है। तो क्या क्या बात आई, आहार का तो हर जगह विशेष रोल है ही, है ना। कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कैसे भी करो, और ये बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई अंदर एक कुछ बन रहा है, एक बीज पड़ा हुआ है, उसको उगना है। थोड़ा सा तो कम से कम इंटेलेक्चुअल होना ही पड़ेगा ना, कि हम उस पर ध्यान देकर अपने आहार को सुधारें, रहन सहन के गलत ढंग को आगे और हम बताते हैं, और अनुपयुक्त मानसिक स्थिति, आहार और मानसिक स्थिति, है ना, मेंटल पॉइस, ये तो बहुत ही ज्यादा हमारे आने वाली संतति पे असर डालता है और उसका असर बुढ़ापे तक पड़ता है उस शिशु के। वो शिशु जो बीज लेकर आया है, माता पिता का ही किया हुआ कर्म अंत तक बच्चे को भोगना पड़ता है और पता नहीं चलता, कुछ उसके होते हैं, कुछ पहले के होते हैं। तो मानसिक स्थिति ऐसे समय में चिंता जो लोग करते हैं, चिंता, लड़ाई झगड़ा, है ना, इस तरीके की जो बातें करते हैं, उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम पर कुप्रभाव तो पड़ता ही है, जिससे शरीर में कई प्रकार के विषों की उत्पत्ति, माने पॉइजन्स की उत्पत्ति होती है। अगर ये सब बातों का ख्याल रहे तो आदमी बच सकता है। संयम का पालन करते हुए गर्भ धारण होने पर और ब्रह्मचर्य का पालन भी बहुत जरूरी है, तो ऐसे में कष्ट का भय कम होगा। जो लोग संयम से खान पान, मानसिक स्थिति और दूसरे ब्रह्मचर्य, तो इसमें दोनों का योगदान आ गया। जब गर्भ धारण कर लें तो ब्रह्मचर्य भी बहुत जरूरी है। तो इससे जो है फिर पैदा करने में कष्ट कम होगा, शिशु का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा रहेगा, सुखमय और नॉर्मल प्रसव होगा। जो ये आजकल ये जो फैशन बैठा हुआ है कि ऑपरेशन से संतान को पैदा करना, हम दर्द के बगैर या वैसे, लेकिन बाद में उसका अल्टीमेट कितना बुरा असर है, कितना दर्द लेना पड़ता है, क्योंकि जो विषाक्तता अंदर बनती है वो बच्चे को दूध के रूप में भी तो, माता के भोजन के रूप में भी तो जाता है, जब अंदर है तब भी, और बाहर जब आ जाएगा तो भी वो मिलावट जाएगी ही। तो आहार का, पहले तो मानसिक स्थिति का प्रभाव, तो अपनी मानसिक स्थिति को बहुत ही अच्छा रखना है। और उस समय कुछ हमारे ऐसे सीक्रेशंस भी होते हैं, कुछ ग्रंथियां ऐसी एक्टिवेट हो जाती हैं कि कुछ इरिटेशन भी होता है, चेंजेस तो होते ही हैं, जैसे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब हम युवा होने लगते हैं, उसी तरह जब गर्भ धारण करते हैं तो भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो एक है मानसिक से मेंटल पॉइस और दूसरा है रिफॉर्म, हमारा डाइट रिफॉर्म, आहार का महत्व। जिस समय शिशु का जन्म होता है उस समय शिशु के शारीरिक अंगों में जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी जो बनती है, जिसे कहते हैं अंगों में सुदृढ़ता या स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वो फॉर्म होती है जो अंदर, उसके तंत्रों में जो कार्य कुशलता आती है, उसके जो नर्वस सिस्टम है या उसकी जो तंत्रिकाएं तंत्र पड़ी हुई हैं, उनमें जो फंक्शनल इफिशिएंसी जो होती है उसके लिए होती है, इन्हीं पर उस शिशु का पूर्ण स्वास्थ्य निर्भर होता है। शिशु ही तो बड़ा बनेगा ना, तो शिशु की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी और उसका फंक्शनल इफिशिएंसी माता के गर्भ में ही निश्चित होती है। माता की मानसिक स्थिति, माता का भोजन किस तरीके का ले रही है और किस तरीके से वो विचार विमर्श और व्यवहार में आती है, तो उस पर निर्भर। शिशु जन्म के समय शिशु को माता की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन जो दिया जाता है, यही शिशु के लिए सब कुछ है। सबसे बड़ी जो धरोहर है, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, वो यही है कि माता पिता दोनों मिलके अपने, चाहे कन्या हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, दोनों को एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दें। उसके लिए प्री नेटल देखभाल, प्री नेटल में हमें से ही शुरुआत करनी है। और लोग बाद में ही आके पूछते हैं, अब मेरा बच्चा 5 साल का है, मुझे तंग कर रहा है, 10 साल का है, मुझे ये तंग कर रहा है, मुझे उसको कफ बन रहा है, ये बन रहा है। अरे भाई, जब उसका नींव थोड़ा कमजोर है, बाद में भी सुधार हम करते हैं और कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले ही ये सुधार करें तो बिल्कुल भी परेशानी आएगी नहीं। और साल भर तक बच्चे को अच्छा रहना चाहिए। साल भर तक जब बच्चा जन्म ले लिया है तो उसको किसी तरीके की बहुत ज्यादा बलगम बनना, बहुत ये होना, इस तरीके की कोई, क्योंकि पावर एबंडेंस ऑफ पावर उसके अंदर होती है ना, तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल इफेक्ट पे डिपेंड करता है और उसकी फंक्शनल इफिशिएंसी। ये दो चीजों का संभाल माता के गर्भ में होता है, लेकिन इसमें खाली
माता का ही कर्तव्य नहीं है, पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि मेंटल पॉइस तो पिता के द्वारा ही पारिवारिक वातावरण को अच्छा बना के रखना, और किस तरीके से उन 9 महीने छोटे मोटे नहीं होते हैं, तो वो अगर हम अच्छी तरह पार कर लेते हैं तो आने वाले शिशु से हमें बहुत खुशियां मिलती है। वाकई खुशी के लिए तो शिशु आया है, और बाकी फिर दुख में कमी होती है। लोगों का ऐसा विश्वास है कि गर्भाकाल में या गर्भावस्था में अधिक मात्रा में भोजन करना चाहिए। अब वो मेन आ रहा है जो आमतौर से लोग चलते हैं। इसके द्वारा 2 प्राणियों की पालना होगी। यह दृष्टिकोण पूर्णतः गलत है। अब जिन्होंने ये अनुभव किया, कुछ इसमें ऐसे भी लोग हैं, या जिन्होंने अनुभव किया वो तो इस दायरे से बोलेंगे, जिन्होंने नहीं किया है वो इसको आगे समझेंगे कभी तो बता सकते हैं, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। क्यों गलत है? तथ्य तो यह है कि गर्भावस्था में भोजन की गुणवत्ता माने क्वालिटी में सुधार करने की आवश्यकता है, ना कि मात्रा बढ़ाने की। क्वांटिटी बढ़ाने से नहीं, उसकी क्वांटिटी तो हम गए कुछ भी उटपटांग डिवाइटलाइज फूड खा लिया, कुछ भी जंक फूड खा लिया, उससे थोड़ी कोई काम बनेगा। तो हमें ये बढ़ाना है। इस अधिक मात्रा के भोजन को पचाने में अधिक जीवनी शक्ति खर्च होती है। मेन वही वाइटल पावर, वाइटल एनर्जी, इन सब बातों को किसी भी अवस्था में हमें ध्यान में रखकर, जिनको ये 2 बातें पकड़ में आ जाती हैं, नॉन वायलेंस और वाइटल इकोनॉमी, उनका जीवन तो हमेशा ही सुखद ही होगा, और उनके बच्चों का भी होगा, और उनके परिवार का भी होगा। कहाँ कहाँ वेस्टेज होती है इसको समझकर गो टू मिडिल पाथ। हानिकारक पदार्थों से कोसों दूर रहें, ये एक पॉइंट आई। अब हानिकारक पदार्थ कौन से हैं? जाड़े का दिन है, आदत है, चाय कॉफी, कई लोग कोला तंबाकू, बहुत तरह तरह की चीजों का सेवन करते हैं, है ना। आदि उत्तेजक पदार्थों से कोसों दूर रहें। एक ओर ऐसे पदार्थ का स्वास्थ्य स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी ओर हमारे जो नर्वस सिस्टम है या ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियों पर भी इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ने से शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। याद रहे, इन निकृष्ट वस्तुओं में होने वाले हानिकारक तत्वों का अंश, किन्हीं को चाय पीना है, ये सब तो पीते, नॉर्मल सी चीज लगती है, उससे भी बहुत बड़ी चीज और भी है, उनका नाम यहाँ नहीं ले रही हूं मैं। माँ के मतलब इन हानिकारक तत्वों का जो अंश है वो माँ के फीड के साथ या दूध के साथ मिलकर शिशु का स्वास्थ्य धीरे धीरे घटाता जाता है। ऐसे बच्चों को जल्दी जल्दी जुकाम होगा, जल्दी जल्दी उनको पॉटी भी आएगी, और उनकी ग्रोथ पे, क्योंकि साल भर तक बहुत ग्रोथ तो आगे भी होती है, लेकिन साल भर तो बहुत तेजी से ग्रोथ होती है ना, बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने होते हैं फिजिकल। तो फिलहाल बहुत सी माताएं अपने पुराने लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जब मैं नेचर की ओर में आई थी तो ये बात मुझे समझ में, हालांकि बच्चों की बात यहाँ पर मैं अपनी नहीं बता रही हूँ, बच्चे तो हो ही चुके थे, लेकिन मैं बहुत पुरानी उम्र के लोगों के साथ मिलती जुलती थी, क्योंकि मुझे पता था उस समय सच्चाई सफाई थी, उस समय क्या खान पान था वो हमें समझना था। लेकिन आज दिशा बिल्कुल बदल गई है। आज के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और सब कुछ गूगल भी बता देता है। तो इस वजह से वो अपने बुजुर्गों से उतना ज्यादा राय बात नहीं लेना चाहते हैं। राय बात ले लें, भले गूगल से भी ले लें, वहां से भी ले लें, क्योंकि वो परिपक्व तो है नहीं। उस हिसाब से अगर करेंगे तो हो सकता है कि उनके बच्चे और भी सुंदर ग्रोथ को पाए। अब उन दिनों में एक समस्या आती है, मिचली या उल्टी आने की संभावना बहुत होती है। तो शुरू के कुछ महीनों में सुबह उठते ही कुछ मिचली की अनुभूति होती है, या सिर में दर्द भी हो सकता है, थकावट भी लग सकती है। इसका मुख्य कारण एसिडिक पदार्थों का अपने दैनिक जीवन में लेते रहना। एसिडिक पदार्थ अभी आपको ऊपर हमने बताया, ऐसे पदार्थ अगर हम लेते हैं, इससे भी ऊंचे पदार्थ हम लेते रहते हैं वैसे तो इनका प्रभाव क्या पड़ता है, उसकी वजह से उल्टी आती है। और क्या दोष दिया जाता है कि प्रेग्नेंट लेडी को उल्टी आना तो स्वाभाविक है, अब उल्टी तो आएगी ही। तो मेन उल्टी चाहे वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, इसी की वजह से होती है, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो। गलत तरीके के अगर एसिडिक भोजन हमने लिया, या अच्छा भोजन भी लिया, ज्यादा मात्रा में ले लिया, और वो अपच के रूप में अंदर फॉर्मेशन हुई, तो जरूर इस तरह की चीजें दिखाई देंगी। इसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। अब इनका उपचार भी तो समझना है ना, अब करना क्या है, ये सब बातें तो समझ में आ रही हैं, हम करते हुए चले आए। उपचार, यदि भूख ना हो तो केवल, अब यहाँ डरना नहीं है कि हम 2 लोग अंदर 2 हैं, डरना भी नहीं है। यदि भूख ना हो तो केवल मौसम के फलों या सब्जियों के कच्चे रस पर रहें, और इसमें पूर्ण उपवास नहीं करना है। एक प्रेग्नेंट लेडी को कुछ फल है, कुछ सब्जियां हैं, अपने भूख के मुताबिक जो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स वाली चीजें हैं,
क्वांटिटी की मात्रा को नहीं देखना है, क्वालिटी देखते हुए उसको तो जरूर लेना है। और साथ साथ सब्जियों और फलों के रस का भी प्रयोग जारी रखें और मन को शांत रखें, है ना। प्रयोग भी जारी रखें, मन को शांत रखें, और अगर जरूरत पड़े तो उस समय गीली पट्टी का प्रयोग तो प्रसव के बिल्कुल निकट आने तक भी करना है। गीली पट्टी के द्वारा बहुत ही अंदर एक ब्लड का सर्कुलेशन होता है और सही ढंग से ब्लड जगह पे पहुंचता है और बच्चे के बनावट पे भी उसका असर ठीक ठाक पड़ता है। अब पॉइंट आती है फैशन की चीजों से हानि। फैशन की चीजें उस समय कौन सी नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि स्किन पर भी कुछ नहीं लगाना है। खुशबूदार चीजें जैसे कि पाउडर, क्रीम, सौंदर्य प्रसाधन, इन सब के प्रयोग का, हम कहीं घूमने फिरने उन दिनों भी तो जाते हैं ना, तो तरह तरह की कॉस्मेटिक्स है, लिपस्टिक है, तरह तरह की और जो चीजें हैं, इन सब चीजों से दूर रहें। बच्चों पर इसका बोझ पड़ेगा। ऐसे समय में सादगी को अपनाएं, है ना। तो विशेष प्रकार के व्यायाम, विशेष प्रकार के हम योगा, आजकल योगा नाम देते हैं, योगा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। आप योगा भी करें उस समय की वो रिकमेंडेड योगा करें, ऐसे कोई नहीं जो किसी से, जो इस प्रसव काल में जो योगा कराने वाले ट्रेनर है उनसे कुछ लेकर जरूर करें। तो इसका हमारी डिलीवरी के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बच्चे के अंदर ग्रोथ पे भी पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे स्वामी जी ने भी बताया है और हमने भी देखा है कि योगा का अच्छा प्रभाव पड़ता है। और कुंभक रेचक तो प्राणायाम तो करना ही करना है। योगा प्राणायाम में तो यही आता है कि भाई खाली विकसित हाथ पैर ही नहीं हिलाना है, हम अपने कुंभक रेचक वगैरह भी, प्राणायाम वगैरह भी करें। क्या प्रसव के समय पीड़ा होना अनिवार्य है? अब एक ये बात आती है, क्या ऐसे में वाकई पीड़ा होना अनिवार्य है? 8वें महीने तक शिशु का भार बढ़ता है, तो कुछ कम परिश्रम वाले काम उस समय करें। चलने फिरने की मनाही नहीं है, चलें फिरें, लेकिन बहुत नीचे उठे, बहुत, कई लोग पुराने लोग बताते हैं नीचे बैठो उठो, तो उनकी इतनी जरूरत नहीं है ना। तो यहाँ पर बताया है कि उस समय भार की वजह से एकदम ऐसे लटक गए, एकदम उठ गए, उठना बैठना, पॉस्चर ठीक रखना, तो अपने शरीर की अवस्था को देखते हुए उस समय जुड़े करें। अपनी शक्ति के मुताबिक कुछ व्यायाम करते जाएं सलाह लेकर, और जरूरत पड़े तो अपनी आंतों की शुद्धि के लिए कभी कभी कॉन्स्टिपेशन जैसा कभी लग जाए तो एनीमे का भी प्रयोग कर सकते हैं। पर काफी मात्रा में कच्चे सलाद, सही ढंग से पकी हुई सब्जी, सही ढंग का मतलब है तली भुनी हुई, तेल मसाला नहीं, क्योंकि ये सब तो हम लोग जान चुके हैं कि इन सब चीजों का एक नॉर्मल व्यक्ति के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में तो शक्तियां एक फॉर्मेशन में लगी है तो और भी प्रभाव गलत पड़ सकता है। तो प्रातः व साया कच्ची सब्जियों और फलों का के रस का सेवन करें। रस को लेके घुट घुट करके धीरे धीरे मात्रा में पिएंगे तो बच्चे को जो बिल्डिंग के लिए रस चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सॉल्ट जो भी चाहिए उसको वो मिलेगा। जैसे जैसे प्रसव की तिथि नजदीक आती जाए, दैनिक भोजन में जैसे जैसे 8वां 9वां महीना आए तो उस समय सेकेंडरी भोजन तो वाकई कम लेना है। भूख तो खैर लगने लगती है, मनाही नहीं है, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार आप बना लें अपना, तो उस समय फलों की मात्रा को बढ़ा दें। उस समय कुछ फल जो पहले शुरू में हम अवॉइड करते हैं, है ना, जैसे बताया जाता है कि अच्छा पेठे के रस की बात आई, पेठे के रस शुरू के काल में इतना ना दें, हाईली एल्कलाइन है, बाद में आप ले सकते हैं, लेकिन शुरू में इतना पेठे के रस को रिकमेंड नहीं करा है। पपीता, कुछ चीजें ऐसी हैं जो थोड़ी सी, क्योंकि आप सलाह लेके करेंगे तो वो तो समझ में आ ही जाएगी। तो उसकी फलों की मात्रा को बढ़ा लें, अनाज की मात्रा कम कर दें, सेकेंडरी फूड कम कर दें। इसमें शिशु का स्वास्थ्य उच्च कोटि का होगा और प्रसव के समय में कोई भी अड़चन या दिक्कत नहीं आएगी, है ना। जैसे कि परेशान रहते हैं ना कि क्या है, उल्टा हो गया, प्लेसेंटा डाउन हो गया, ये सब चीजें केवल अपने अंदर की कमी कमजोरी और अपने खान पान, दूषित मन, जो पहले बताया पॉइंट, वो 3 पॉइंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि प्रसव के समय पीड़ा हो तो क्या करें? अभी मिचली आई तो क्या करें, या अभी पीड़ा हो रही है तब क्या करें? पीड़ा के बगैर तो बेबी आ नहीं सकता है, तो उस समय गीली पट्टी के प्रयोग करें, पीड़ा कुछ कम होगी। और किसी नर्स की सहायता से यदि प्रसव के समय कष्ट ज्यादा हो तो पेट के जो निचला वाला भाग है वहां पर मालिश करा ले, हल्की मालिश, निचले वाले भाग में थोड़ा ब्लड का सर्कुलेशन होगा, हल्की मालिश करा ले तो शिशु जन्म बिना कष्ट के और बिना ऑपरेशन के, ऑपरेशन से बचें। सब कोई बचना ही चाहता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ठीक है चलो भाई अब क्या करें, पर मजबूरी है, आजकल डॉक्टर लोग भी परेशान करते हैं। ओपिनियन ले लें, अगर एक डॉक्टर कह रहा है कि भाई हमें ऑपरेशन करना ही है तो 1-2 डॉक्टर का और ओपिनियन ले लें, वेट करें
और सबसे बड़ी बात है, अपनी जितना उस महिला का, जितना गर्भवती जो स्त्री है प्रसव काल के समय में उसका मन दृढ़ होगा, जितनी दृढ़ता होगी, है ना, सारी शक्ति तो मनोबल है, मन की शक्ति है ना, सोच और मन जितना दृढ़ होगा और जितनी वो आशावान होगी, निडर होगी। निडर कैसे होगी, पिछले हमने बता दिया। निडर तो अपने जब संयम को पालन करेगी, ब्रह्मचर्य और संयम 2 पॉइंट थी। जितनी निडर होगी और उतना ही उसका सुख प्रसव की संभावना है, सुख पूर्वक बहुत ही अच्छा उसका प्रसव होगा। नॉर्मल कहने का मतलब नॉर्मल प्रसव की संभावना है। अपनी प्रार्थना अपने अपने धर्म के मुताबिक हर दिन करते जाएं। सुखमय प्रसव के लिए ईश्वर की कृपा की बहुत जरूरत है। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान देते हैं तो हो ही नहीं सकता है कि हमें एबनॉर्मल डिलीवरी हो। और अगर हमारा ये अच्छा हो गया, प्रसव काल का समय बढ़िया हो गया और हमने पूरे 9 महीने जो तपस्या कर ली है ना, तो आगे हमें कोई प्रायश्चित नहीं करनी पड़ेगी। बेबी आपको सुख देने के लिए आया है, दुख देने के लिए कदापि नहीं आया है। तो जरूर बहुत बढ़िया बेबी का जन्म भी होगा और परेशानियों से बचेंगे। तो कुछ अपने आप भी सोचना है और करना है। और आगे वाले जो सेशन आएंगे, आज के लिए तो बस इतना ही तैयार हुआ है, आगे के सेशन में हम इसके बाद वाला लेंगे कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म के पूर्व की ये बात थी, फिर जन्म के बाद क्या करना है, 3 महीने के शिशु, 3 साल के शिशु, ऐसे करके आगे आते आते पूरा हम आगे तक इसको लेके जाएंगे कि हम बच्चों की देखभाल कैसे करें। ये बहुत ही बड़ा आज का विषय है। आजकल बच्चों से हम देख रहे हैं ज्यादा लोग परेशान हैं, तो उनको हम ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, है ना, एग्रेसिव हो रहे हैं बच्चे। तो उसके पीछे वजह ही क्या है, यही तो समझना है। तो आगे के लेसन में हम इसको लेंगे अपने कमिंग आने वाले पार्ट में। और आज के लिए बस इतना ही काफी है। इतना समझे। सबके लिए बहुत शुभकामना, शुभकामना। जी शशि जी, तो आज के सेशन से हम लोगों ने जाना कि जन्म से पूर्व हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे कि शशि जी ने बताया कि पहला तो विश्वास, दृढ़ता रहनी चाहिए और खान पान में जितना क्वांटिटी नहीं क्वालिटी की जरूरत होती है। तो ये 2 बातें हमें मोटी मोटी समझ में आई हैं। तो शशि जी, आज के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सेशन हम, जैसे आप सभी लोगों को बताया कि एक 2 सेशन हमारे होते हैं, एक क्लास का, एक Q&A का। तो 1 मिनट के बाद हम Q&A स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग रेडी हो जाइए अपने क्वेश्चन के साथ। जी।